नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। मित्रों, आज की खबर सिर्फ खबर नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मोड़ की जहां से इतिहास बदल सकता है। जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, 21 घंटे की लगातार बातचीत के बाद दुनिया की सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को रोकने की कोशिश का दर्दनाक अंत हो गया है। नो डील, नो पीस, नो गारंटी। यह सिर्फ टॉक्स फेल नहीं है मित्रों, ये डिप्लोमेसी का फेलियर है, ये ट्रस्ट का फेलियर है और शायद ये वॉर की शुरुआत है। जी हाँ, एक बड़ी बार या कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर। क्या ये युद्ध तय है? क्या अमेरिका अब मिलिट्री ऑप्शन एक्टिवेट करेगा? क्या ईरान ने जानबूझकर डील रिजेक्ट की है या यह पहले से तय एक जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट थी? अमेरिका कह रहा है हम फ्लेक्सिबल थे, ईरान कह रहा है यूएस डिमांड्स अनरीजनेबल हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? दोनों साइड्स कंप्रोमाइज करने के मूड में ही नहीं थे और जब डिप्लोमेसी में ईगो आ जाए तो हिस्ट्री गवाह है, तो अगला स्टेप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। इस बातचीत को खत्म करने का सबसे मोस्ट डेंजरस सिग्नल ये मिल रहा है, स्टेट ऑफ होर्मुज में यूएस नेवल मूवमेंट अब शुरू हो चुकी, वॉरशिप्स डिप्लॉय हो रही हैं, वेपन रीलोड हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, बातचीत खत्म और तैयारी शुरू। किसकी? युद्ध की, और शायद ज्यादा बड़े युद्ध की। इस बातचीत के शुरू होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर बातचीत फ्रूटफुल नहीं रही तो एक भयानक युद्ध होगा। जी हां, बहुत भयानक युद्ध। ये बात पहले ही डिक्लेयर कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप। मित्रों, अगर आप इस तरह की डीप और रियल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी मित्रों, यहाँ 21 घंटे की मैराथन निगोशिएशन थी जिसमें मल्टीपल राउंड्स शामिल थे। शुरुआत इनडायरेक्ट टॉक्स से हुई, फिर डायरेक्ट हाई लेवल टॉक्स तक पहुंची। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने न्यूक्लियर सैंक्शन और ऑयल रूट्स पर चर्चा की। पाकिस्तान ने मीडिएटर के तौर पर कंटिन्यूअस बैक चैनल डिप्लोमेसी चलाई। दोनों पक्षों ने गुड फेट का दावा किया, लेकिन ट्रस्ट का गैप बना हुआ था। कोर इशू न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्टेट ऑफ होर्मुज पर डेडलॉक बना रहा। यह फेलियर इसलिए बढ़ा क्योंकि यह हाईएस्ट लेवल डायरेक्ट कांटेक्ट 1979 के बाद नहीं था ईरान और अमेरिका के बीच में। और अब यह क्लियर हो गया है कि डिप्लोमेसी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं दे सकती। हुआ क्या है, अमेरिका ने एक फाइनल एंड बेस्ट ऑफर दिया, बेसिकली एक अल्टीमेटम जैसा था। इस ऑफर का सबसे बड़ा पॉइंट था ईरान लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट से पीछे हटे। यूएस चाहता है सिर्फ टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट कमिटमेंट, लेकिन इसे ईरान अपनी आत्मसम्मान के खिलाफ बताया। ईरान कह रहा है यूएस उनकी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस ही खत्म करना चाहता है। अमेरिका का दावा है कि वह फ्लेक्सिबल था, लेकिन ईरान ने यस ही नहीं किया। मित्रों, इस रिजेक्शन का मतलब है कि अब डिप्लोमेटिक लिवरेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और यूएस के पास अब मिलिट्री ऑप्शन जस्टिफाई करने का नैरेटिव तैयार है। दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि यूएस की जो डिमांड्स है वो अनरीजनेबल हैं और अनलॉफुल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 21 घंटे निगोशिएशन किया नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ईरान का आरोप है कि यूएस एक वन साइडेड टर्म्स इंपोज करना चाहता था। ईरान का दूसरा आरोप है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाना चाहता है, ये उसका राइट है। और ईरान कहता है कि उनका फोकस सैंक्शन रिमूवल, वॉर कंपनसेशन और आत्मसम्मान था। ईरान का यह भी कहना है कि यूएस ने निगोशिएशन को इक्वल फुटिंग पर नहीं रखा। यह नैरेटिव मिडिल ईस्ट के और कुछ ग्लोबल पावर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इससे यूएस वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा संभावित बन रहा है। मित्रों, जैसे ही ये टॉक्स खत्म हुई, ग्लोबल रिएक्शन आने शुरू हो गए और वर्ल्ड शॉक्ड हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है ईरान पहले ही कमजोर हो चुका है। इजराइल ओपनली एग्रेसिव स्टांस ले रहा है जिससे एस्केलेशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने डिसअपॉइंटमेंट जताया है, लेकिन टॉक्स जारी
रखने की अपील की है। यूके ने भी इसे डिप्लोमेटिक फेल्योर बताया है, लेकिन होप मेंटेन रखा है। मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, खासकर गल्फ रीजन में। बढ़ना भी स्वाभाविक सी बात है मित्रों। ईरान अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में यहाँ मिसाइल, यहाँ रॉकेट, यहाँ कुछ ऐसी स्थिति बना रखी है। पर जो जगह सबसे सिक्योर मानी जाती थी वो खतरे में पड़ गई है। पूरा मिडिल ईस्ट की हालत खराब है, गल्फ की कंट्रीज की हालत बद से बदतर हो रही है और शायद अब और ज्यादा हो जाए। ग्लोबल ऑयल मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल हो चुका है। ये फेल्योर सिर्फ रीजनल नहीं है, बल्कि इसका इंपैक्ट ग्लोबली होगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस की किल्लत होगी, विश्व के सभी देशों के लिए अब ऑयल की प्रॉब्लम होगी, गैस का दिक्कत होगा, सीएनजी की प्रॉब्लम होगी और महंगाई अब आसमान को छुएगी। ये बात तय है। यहाँ पर अब पूरी दुनिया यूएस के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रही है। वो कितना बड़ा होगा और उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, हम बात करते हैं पाकिस्तान इस नेगोशिएशन का सेंट्रल मीडिएटर था। इस्लामाबाद टॉक्स को ग्लोबल डिप्लोमेटिक सक्सेस बनाने की कोशिश थी, लेकिन डील फेल होने से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी सीज फायर बनाए रखने की अपील कर रहा है। उसका कहना है कि डायलॉग जारी रहना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसकी इन्फ्लुएंस बहुत सीमित दिख रही है। मीडिएटर की भूमिका अब वीक होती नजर आ रही है और यह पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक। मित्रों, मैंने पहले भी अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें तो वहां पे भी मैंने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया, और पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की भूमिका तो तभी बन गई थी जब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने जनरल मुनीर को अपने पास बुलाया था। जो आज हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत समय पहले की गई थी। पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन अब देखिए उसका इस्तेमाल हो चुका। मित्रों, बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यूएस चाहता है फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड पैसेज। ईरान इसे प्रेशर टूल के तौर पे यूज करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस नेवल शिप्स वहां डिप्लॉय हो चुके हैं। माइन क्लियरिंग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। ईरान ने वार्निंग दी है, मिलिट्री प्रेजेंस अनएक्सेप्टेबल है, यानी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। मित्रों, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। पहला ऑप्शन है लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स। यूएस टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। फोकस होगा न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान। यह प्रेशर टैक्टिक होगा ईरान को निगोशिएशन करने के लिए, लेकिन रिस्क ये भी है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर में बदल सकता है। दूसरा सिनेरियो, फुल स्केल एस्केलेशन। अगर ईरान होर्मुज को ब्लॉक करता है या यूएस फोर्सेस पर अटैक होता है तो फुल स्केल वॉर शुरू हो सकता है। इसमें इजराइल डायरेक्ट रोल निभाएगा और मिडिल ईस्ट पूरी तरह डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, प्रॉक्सी वॉर एक्सपेंशन। ईरान हिजबुल्लाह आदि प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर सकता है। इराक, सीरिया, लेबनान में अटैक बढ़ सकते हैं। यूएस एलाइज को टारगेट किया जा सकता है। ये वॉर इनडायरेक्ट होगा, लेकिन लंबा और बहुत ही ज्यादा भयावह होगा। चौथा सिनेरियो, रिजीम चेंज स्ट्रेटजी। यूएस लॉन्ग टर्म में ईरान की रिजीम को डिस्टेबलाइज कर सकता है। जी हाँ, पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज। इकोनॉमिक प्रेशर प्लस मिलिट्री प्रेशर, ये स्ट्रेटजी हो सकती है अमेरिका की। इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन यह रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेटजी है मित्रों। और पांचवा सिनेरियो हो सकता है चाइनीज फैक्टर। चाइना ओपनली सामने नहीं है, लेकिन ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत हैं। अगर चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन सकता है। समस्या बहुत बढ़ जाएगी। अब यह सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान नहीं रह गया है मित्रों, यह ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो युद्ध शुरू होता है, और अभी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। मित्रों, यह सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी दुनिया के फ्यूचर की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही डीप
एग्रेसिव और रियल एनालिसिस मिलते रहे तो अभी सब्सक्राइब करें द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश को। धन्यवाद मित्रों। वंदे मातरम। भारत माता की जय।